ये वीडियो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम फैक्ट और एविडेंस के थ्रू मोदी जी की फॉरेन पॉलिसीज को समझेंगे और साथ ही उन पर लग रहे आरोपों को भी समझेंगे। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अगला आरोप नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने लगाया लैंड स्कैम, भूमि घोटाला का। ये उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट हमें बताती है कि टाटा मोटर्स, फोर्ड इंडिया और ICS जैसी कंपनियों को भी 1100 रुपये देने पड़े पर स्क्वायर मीटर के लिए। इसके अलावा टोरंटो पावर को भी 6000 रुपये देने पड़े पर स्क्वायर मीटर ज़मीन के लिए। लेकिन जब अडानी ने अपनी ज़मीन खरीदी पोर्ट बनाने के लिए तो अडानी को मात्र 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर में ही ज़मीन मिल गई। मात्र 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर में ज़मीन मिलना कमाल है ना। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आप 26 अप्रैल 2014 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में देख सकते हैं। अडानी ग्रुप को सबसे सस्ती दरों पर ज़मीन मिली, मात्र 1 रुपये से 32 रुपये के बीच में। ये मोदी जी का लैंड स्कैम, ज़मीन घोटाला नहीं तो क्या है। और अगर ये झूठ है तो बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रूफ दिखाया जाए, बताया जाए कि वास्तव में कितने दामों में दी गई थी अडानी को ज़मीन। और आप लोगों को और क्या प्रूफ चाहिए? बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो आप। अगला आरोप नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने लगाया बैंकों पर दबाव डालने को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन बैंकों पर दबाव डालते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं अडानी ग्रुप को लोन देने के लिए। नवंबर 2014 में गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ G20 समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। इस ट्रिप में गौतम अडानी और SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने SBI की ओर से अडानी को कार्माइकल माइन अक्वायर करने के लिए $1 बिलियन के लोन के लिए एक MOU पर साइन किए। इनफैक्ट इन बैंकों ने खुलासा भी किया है जिससे हमें पता चलता है कि SBI बैंक का अडानी ग्रुप लगभग 40,000 करोड़ रुपए कर्जा है। पंजाब नेशनल बैंक का लगभग 7,000 करोड़ रुपए कर्जा है अडानी ग्रुप, और बैंक ऑफ बड़ौदा का लगभग 5,380 करोड़ कर्जा है अडानी ग्रुप। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जब 30 जनवरी 2023 को जब एक इंटरव्यू लिया गया CNBC TV 18 के द्वारा अडानी ग्रुप के CFO का, तब अडानी ग्रुप के CFO ने खुलासा किया कि अडानी ग्रुप लगभग $30 बिलियन कर्जा है और $30 बिलियन कर्जे में अडानी ग्रुप ने लगभग $9 बिलियन सिर्फ भारतीय बैंकों से लिया है। आज के दिन $1 लगभग 82 रुपये के आसपास है। तो अब देखा जाए तो $30 बिलियन रुपए में कितना होता है। $1 बिलियन होगा लगभग 8,200 करोड़ और $30 बिलियन का होगा लगभग 2.48 लाख करोड़ रुपए। इसमें से लगभग 74,000 करोड़ रुपए सिर्फ हमारे भारतीय बैंकों का है। मतलब लगभग 74,000 करोड़ रुपए कर्जा है अडानी ग्रुप इंडियन बैंकों का। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बैंकों में जो पैसा होता है वो तो जनता का पैसा होता है, मतलब हम लोगों का पैसा होता है, फिर आखिर क्यों मोदी जी इन बैंकों पर लोन देने के लिए दबाव डालते हैं? हमारे पैसों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं मोदी जी? अभी मार्च 2022 में ही लगभग 12,770 करोड़ के कर्जे को अंडरराइट कर दिया SBI ने, जो अडानी की नवी मुंबई एयरपोर्ट का था। मोदी सरकार के पास बजट नहीं होता कभी भी बच्चों के स्कॉलरशिप का। खैर इसे छोड़ो, उन बेचारे मजदूरों का ही ये पैसा नहीं दे रहे हैं। BBC की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि मनरेगा मजदूरों के लिए राज्यों का कितना पैसा केंद्रों के पास बकाया है। आप देख सकते हो इसमें। लॉकडाउन से पहले काम किए थे, 1500 रुपये आए हैं, उसके बाद पैसा नहीं आए हैं। कहता है कि पैसे नहीं आया, पैसे नहीं आया तो कहाँ से दे? बहुत दिन का पैसा रुका हुआ है।
2 महीना से काम किए, अभी तक परमेंट नहीं मिला। हाजिरी में भी गड़बड़ी कर दिया। ऑनलाइन मोदी सरकार के पास बजट नहीं होता कभी भी। बीबीसी की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि मनरेगा मजदूरों के लिए राज्यों का कितना पैसा केंद्रों के पास बकाया है। आप देख सकते हो इसमें पश्चिम बंगाल का लगभग 2600 करोड़ रुपए, बिहार का 550 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश का 350 करोड़ और झारखंड का 110 करोड़ के पास। इतना ही नहीं, इसके अलावा नागालैंड का 100 करोड़, गुजरात का 105, महाराष्ट्र का 80 करोड़ और तेलंगाना का 54 करोड़ के आसपास। नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने अगला आरोप लगाया एलिज्ड कोल घोटाले को लेकर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जून 2015 में जब पीएम नरेंद्र मोदी अपने पहले बांग्लादेश दौरे पर गए, तब उन्होंने इंडिया के बेनिफिट्स के लिए काम नहीं किया, बल्कि अडानी के बेनिफिट्स के लिए काम किया। 2015 में अडानी पावर लिमिटेड ने 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट डेवलप कराने के लिए पीएम के सपोर्ट से बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन किया। फिर ये घोषणा की गई कि अडानी पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करेगी, और इसके बाद क्या होता है हम सभी जानते हैं। फिलहाल सिर्फ बांग्लादेश के एक्सपर्ट की ही सुने तो बांग्लादेश के एक्सपर्ट का कहना है कि उन्हें लूटा जा रहा है अडानी के द्वारा। एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कहा कि लोकल रेट से 5 गुना महंगे रेट पर बिजली बेचकर अडानी बांग्लादेश को लूट रहे हैं। एक और घोटाला था इंडिया से रिलेटेड। 3 दिसंबर 2021 अडानी ग्रुप्स अपनी ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन से कोयले को निर्यात करना शुरू कर देती है। इसके बाद 21 मई 2022 हमारी इंडियन गवर्नमेंट आयात पर लगने वाला टैक्स कट कर देती है 2.5% से सीधा 0%। देख रहे हो विनोद, कैसे बजट बना रही है हमारी मोदी सरकार। फिर 4 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कोल इंडिया से कहती है कि तैयार रहो 12 मिलियन टन कोयले को आयात करने के लिए, और फिर हम सभी जानते हैं क्या होता है। NTPC 8,300 करोड़ के टेंडर्स को अडानी इंटरप्राइजेज को दे देती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हमें बताती है कि जो कोयला इंडिया के अंदर से आता है उसमें और जो कोयला अडानी के द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। अडानी का इंपोर्ट कोयला 10 गुना ज़्यादा महंगा होता है डोमेस्टिक कोयले से। मतलब इंडिया के कोयले की कीमत मात्र 1700 से 2000 पर टन है, और अडानी के कोयले की कीमत पड़ती है 17,000 से लगभग 20,000 रुपये पर टन। ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया जिस कारण उन्हें 10 गुना ज़्यादा महंगा कोयला खरीदना पड़ा। मोदी सरकार के द्वारा उन पे दबाव डाला गया जिससे जबरदस्ती पावर जनरेटर्स अपनी 10% रिक्वायरमेंट पूरी करें अडानी के इंपोर्टेड कोयले से। उधर बांग्लादेश के एक्सपर्ट के आरोपों को भी आपने देखा, और क्या प्रूफ चाहिए। एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कहा कि लोकल रेट से 5 गुना महंगे रेट पर बिजली बेचकर अडानी बांग्लादेश को लूट रहे हैं। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का बस एक ही उद्देश्य था, अडानी जी को और अमीर बनाने का, न कि इंडिया के बेनिफिट्स का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही किसी भी देश के दौरे पर जाते थे, उसके कुछ ही दिनों बाद खबर मिलती थी कि अडानी का बेनिफिट्स हुआ, अडानी का बिजनेस और एक्सपेंड हुआ। मार्च 2022 में पीएम मोदी ने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को फोर्स किया, मजबूर किया श्रीलंका को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। On November 24th, the president summoned me after a meeting and said India's Prime Minister Modi is pressurizing him to hand over the project to the Adani Group. पब्लिक हियरिंग शुक्रवार को हुई। संसद में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1989 में संशोधन पास करने के ठीक एक दिन बाद इस संशोधन के जरिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग का नियम ही खत्म कर दिया गया। मुख्य विपक्ष का दावा है कि संशोधन सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि अडानी की अवैध डील वैध घोषित हो जाए। और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसे पीएम मोदी जी ने कुछ भी करके अडानी को दिया। जैसे एयरपोर्ट्स को ही ले लेते हैं, इन 6 एयरपोर्ट्स को लेकर रूल्स क्यों बदले गए। नवंबर 2018 में 6 एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन करने का क्या मतलब था? क्यों कैबिनेट ने 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का अप्रूवल दिया?
जो लॉस मेकिंग पब्लिक कंपनीज होती हैं उन्हें प्राइवेटाइज करना ठीक था, लेकिन ओएनजीसी और एयरपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे। इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। ओएनजीसी और एयरपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक कंपनीज थी। नवंबर 2018 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का उद्देश्य था कि क्राइटेरिया डिसाइड करना कि प्राइवेटाइजेशन के बाद एयरपोर्ट्स किसे दिए जाना चाहिए। इस कमेटी ने पहला डिसीजन लिया कि जो भी कंपनी इन एयरपोर्ट्स को खरीदेगी उनमें से पहले से कोई एक्सपीरियंस हो, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक ही कंपनी जितनी चाहे उतनी एयरपोर्ट्स को खरीद सकती है। ऐसा इसीलिए किया गया जिससे अडानी को ही सारे एयरपोर्ट्स मिल जाएं। इनफैक्ट नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। उन्होंने कहा कि ऐसे ही किसी को भी एयरपोर्ट्स नहीं देना चाहिए जिसके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस ना हो। इससे हाई फाइनेंशियल रिस्क और परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी अडानी को ही ये 6 एयरपोर्ट्स दे दिए जाते हैं। 2017 में पीएम मोदी इजराइल जाते हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स में कोऑपरेशन और जॉइंट डेवलपमेंट की घोषणा करने के लिए, और इसके अगले साल ही अडानी ग्रुप्स को अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से 26% की हिस्सेदारी अडानी को मिल जाती है। और हमारे देश में पहले से ही HAL और भारत डायनामिक लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये कटिंग एज ड्रोन्स बनाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अडानी ग्रुप जिससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी अडानी ग्रुप को ही ड्रोन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इसे आप क्या कहोगे, क्या कहना चाहिए इसको? वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है ना, सो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।